हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस बी सिन्नू पर। संपूर्ण अघोरी अध्याय 3। तो दोस्तों, ये रहा इसका कवर पोस्ट, अध्याय 3। तो दोस्तों, कॉमिक्स को शुरू करते हैं। दुनिया में दो ही प्रकार के भय होते हैं विक्रम। पहला, मृत्यु का भय, जो सभी के अंदर होता है, अपने अस्तित्व के मिट जाने का भय, अपने अंत को स्वीकार न कर पाने का भय। और दूसरा भय होता है जीवन का भय। इसे समझना थोड़ा जटिल है, अतः सर्वप्रथम तुम्हें अपनी मृत्यु के भय विजय प्राप्त करनी होगी। और इस पर विजय प्राप्त करना तो लगभग असंभव ही है, परंतु मित्रता करना सरल है। जीवन बहुत कुछ सिखाता है, इससे बड़ा गुरु और मार्गदर्शक दूसरा नहीं है। और इसके लिए तो तुम्हें वह फैसला कर उसे स्वीकार करना होगा। यह शमशान ही अब तुम्हारा शयन कक्ष होगा, जहाँ ये मुर्दे जीवन के बोझ से मुक्त होकर विश्राम करते हैं। यहीं रहकर तुम जीवन मरण के चक्र का मनन करोगे। यह स्थान तुम्हें सदैव स्मरण करवाता रहेगा कि अतः तुम्हें लौट यहीं आना है और राख में मिल जाना है और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। हर रात में इस वीरान जगह पर गुजरता हूँ। यहाँ बहती हुई हवा में मुझे अपने अंदर की आवाज़ फुसफुसाती हुई सुनाई देती है। शायद यही मौत का एहसास होता है, पर जो भी है, यह जगह मुझे शांति देता है। ऐसा लगता है अगर मृत्यु आती ही है तो वह सुखद होगी, यही कामना है। हर रात यह शांत सी जगह अजब से शोर से भर जाती है, जो पता नहीं किस अंधकार से उपजता है। वे प्रायः साय के रूप में घूमते हैं, चंद्रमा की रोशनी में भी दृष्टिगोचर नहीं होते और फिर शांतिपूर्वक अपना काम करते हैं। मैं कभी कभी अपना खाना उनके साथ भी बांटता हूँ। जब आप मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर कुछ भी अपना पराया नहीं लगता, चाहे वो वस्तु हो या प्राणी। मेरे विचार से मृत्यु आपको दूसरे प्राणियों के प्रति दयावान बनाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मृत्यु की अनुभूति से दयालुता के भाव का जन्म होता है। ये अक्सर काफ़ी भूखे होते हैं। इंसान अक्सर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वह इन्हें आवारा कुत्ते समझता है, परंतु ये आम कुत्ते नहीं होते। इन्हें श्वान कहते हैं। श्वान यानी मर्त्यात्माओं के पहरेदार। चलने के लिए तैयार हो ओस। इतने समय बाद भी किसी पर आश्रित रहना अजीब लगता है, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं जानता था अपने बेटे को ढूंढने में मुझे इसकी मदद लेनी ही पड़ेगी। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि यह वही जगह है? हाँ हाँ, बेशक। मैंने अपने बॉस से कह दिया है कि मैं एक स्टोरी पर काम कर रहा हूँ। गर्लफ्रेंड से भी बोल दिया है कि मैं इस वीकेंड यहाँ नहीं रहूँगा, वह तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। तुम्हें हमारी डील तो याद है ना? मैं तुम्हें वह जगह ले चलूँगा और तुम मुझे स्टोरी दोगे। मेरे मन में एक बहुत ही बुरा ख्याल चल रहा है, जैसे कि मैं इसे उस खतरे में धकेल रहा हूँ जिसके बारे में इसे जरा भी एहसास नहीं है। कहीं मेरा यह मित्र भी उन श्वानों का भोजन ना बन जाए। कहीं मैं अपने बेटे को बचाने के चक्कर में इसकी भी तो नहीं ले रहा हूँ। भरोसा करो वीरा, मैं अपने काम में माहिर हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम ऐसी जगह का पता चाहते हो जहाँ मुर्दे सोते नहीं हैं, है ना? और मैं तुम्हें बिल्कुल उसी जगह लेकर जा रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपने बेटे को वहाँ ढूंढ निकालोगे जहाँ मुर्दे सोते हैं।
उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कि वह आवाज़ ठीक मेरे दिल से निकल रही हो। इतने दिनों बाद मैं अपने बेटे से मिलूँगा। मैं उसकी आँखों में झाँक कर उसे भरोसा दिलाऊँगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने पर नियंत्रण पा लिया था, स्वार्थी हो गया था शायद मैं, इसलिए आश्विन को आगे बढ़ने दिया, जबकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला। चलो चलें। तो आश्विन, आखिर वह जगह है कहाँ पर? थार के रेगिस्तान में। मुझे थोड़ा वक्त लग, पर आखिर मैंने ढूंढ निकाला। देखो, ये आर्टिकल मुझे एक लोकल अखबार में मिला था। यह जगह बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसी जगह जहाँ मुर्दे सोते नहीं हैं। लो देखो। रामगढ़ एक छोटा सा शहर जो जयपुर से लगभग 700 किलोमीटर पश्चिम में है, जहाँ उन मृतकों की लाशें हैं जो कब्र से बाहर आ रहे हैं, राख से जिंदा हो रहे हैं। इस तरह के तंत्र मंत्र करने के लिए अपार शक्ति की आवश्यकता होती है, और केवल योग्य पात्र ही इस तरह के तंत्र को करने में सक्षम होता है। तो वीरा, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह भूत प्रेत या फिर कोई जो भी हैं? अगर ज़ॉम्बी होगा तो मज़ा आ जाएगा। क्या बात है, इतने चुपचाप से क्यों हो? पढ़ रहा हूँ। तो आखिर क्या खासियत है इस जगह में? हम वहाँ करने क्या जा वाले हैं? यह तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पक्का यह अंदर ही अंदर डरा हुआ है। हम वहाँ मेरे बेटे को ढूंढने वाले हैं। यह आवाज़ इसे चुप कराने के लिए काफ़ी है। वैसे मैं भी किसी तरह की बातचीत के मूड में नहीं हूँ। यह रेगिस्तान अति प्राचीन स्थान है। यहाँ रेत ने गुजरते समय के सारे सबूतों को ढक रखा है, जिससे इस जगह का रूप बदलता रहता है। पर इस रेत के नीचे दफन वह राज जहाँ हवाओं को भी झांकने की इजाज़त नहीं है, जिसका अस्तित्व रेत भी नहीं मिटा सकती। यहाँ ऐसे गहरे और काले रहस्य दफन हैं जो इस रेगिस्तान जितने ही पुराने हैं, उस गहरे पुराने घाव की तरह जो थार की धरती पर लगे हुए हैं, जिनको किसी तरह जिंदा कर दिया गया है। कौन हो तुम लोग? भटकते हुए इधर आ गए हो क्या? तुम लोगों को यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं न्यूज़ इंडिया से हूँ। हम लोग यहाँ पर मुर्दों के जिंदा होने वाली खबर सुनकर आए हैं, जांच पड़ताल करने। क्या तुम्हें यहाँ आसपास किसी कब्रिस्तान के बारे में पता है, मिस्टर राठौर? उदय सिंह राठौर, तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? हमें उसके आने का जरा भी पता नहीं चला, मानो वह भूत की तरह हवा में प्रकट हो गया हो, जैसे कोई रेत का टीला अचानक बन जाता है। हे भगवान, क्या तुमको सच में नहीं पता कि तुम कहाँ खड़े हो? मैं समझाता हूँ। 4 दिसंबर 1971 की रात, यहाँ से कुछ ही दूरी पर बॉर्डर के पास 23 तक पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी तैनात थी। लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट बीरा का प्लाटून अपने रूटीन सख्त पर था। दुश्मन रात के अंधकार में पड़े जा रहे थे। 2000 सैनिक, 40 टैंक और मिलिट्री की गाड़ियां हमले के लिए आ रही थी। मेजर, हम तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहे हैं, या तो अपने पोस्ट पर डटे रहो या फिर तुम पीछे हट जाओ और हमारी अगली पोस्ट का मदद का इंतज़ार करो। मेजर ने फैसला ले लिया था, पर वह फैसला आत्मघाती फैसला था। उस काली और अंधेरी रात की तरह उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था कि
वे अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, अंतिम सांस तक मुकाबला करेंगे और वे वहीं डटे रहे, आने वाले तूफान से लड़ने, किसी अडिग चट्टान की तरह। वे अपनी पोस्ट पर ही दुश्मन के आने का इंतजार करते रहे। 2000 सैनिकों के मुकाबले बस 170 फौजी। जंग की शुरुआत हो चुकी थी। हवा में गोलियां और गोलों के थमने गूंजने लगे थे और गूंजने लगा था सैकड़ों सिपाहियों के हुंकार का शोर। भले ही दुश्मन के सैनिक उनसे बहुत ज़्यादा थे, भले ही उनके असला, बारूद और हथियार उनसे ज़्यादा थे और उनको लग रहा था कि जीत उनकी ही होगी, पर वे नहीं जानते थे कि जो उनके सामने सीना तान कर खड़े थे, उनको अपनी मिट्टी से कितना प्यार था, जो ना खुद मिट्टी में मिलने से डरते थे और ना ही दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने से पीछे हटते थे। एक के बाद एक दुश्मन फौज के सैनिक किसी लहर की तरह उनके सामने बढ़ रहे थे। उनके पास गोला बारूद था, टैंक था, मशीन थी, पर एक चीज़ थी जो दुश्मन को नसीब नहीं थी और वह थी अपने वतन की मिट्टी। रेत दुश्मन के सिपाहियों और टैंक की रफ्तार की दिखना कर रही थी और पहली बार हमें एहसास हो रहा था कि हम अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी की हिफाजत कर सकते हैं। जब उनको एहसास हुआ कि वे जंग हार जाएंगे, तो वे टैंक छोड़कर दल ही उन पर टूट पड़े। उनका इरादा हर एक सिपाही का कत्ल करना था, पर हम डटे रहे, हमने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। आखिरकार हवाई मदद आ पहुंची और हम वह जंग जीत गए। लोंगवाला की पोस्ट अब सुरक्षित थी। 2000 दुश्मन सैनिकों के खिलाफ 170 सिपाही लड़े थे। क्या गौरवमय क्षण था वह! ना जाने कितने सिपाही शहीद हो गए थे। और यही वह जगह है जहां वह जंग लड़ी गई थी। लोंगेवाड़ा की पोस्ट, एक ऐसा घाव जो इस रेत के अंदर दफन है। हाँ, दफन है, पर कभी भरा नहीं। तुम यहाँ कब्रिस्तान तलाश रहे थे ना, तो देखो, तुम एक कब्रिस्तान के ऊपर ही खड़े हो। अगर यह सब सच है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरा मतलब है, अगर ये जिंदा मुर्दे निकल आए तो हम क्या करेंगे? यहाँ सैकड़ों सैनिकों की लाशें दफन होंगी। हम इतने सारे मुर्दों के सामने भला कैसे टिक पाएंगे? तुम्हारी बात सही है, पर अब देर हो चुकी है। सांझ हो चुकी है और चांद भी निकल आ चुका है और अंधकार में पीछे हटना आत्महत्या करने जैसा होगा। पर अगर यह मुस्टंडा सच बोल रहा है तो कुछ ही देर में यहाँ सैकड़ों जिंदा मुर्दे घूमते नजर आएंगे। फिर हम क्या करेंगे? हा हा हा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे हर हालत में अपनी पोस्ट बचानी है। उसके ठहाकों में एक तरह का पागलपन नजर आ रहा था और उसकी सर्द आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि वह आया कहाँ से था, पर उस वक्त यह सब मुझे परेशान नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। मुर्दे कभी अपनी इच्छा से जागृत नहीं होते, इस तरह तो नहीं, इतने सारे एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ है या फिर कोई है जो यह सब कर रहा है। हमें उसे ढूंढ कर रोकना होगा। अब हमें बस इंतज़ार करना था। जिंदा मुर्दों की फौज के खिलाफ 3 अजनबी खड़े थे। अगर मैं कहता कि मुझे डर नहीं लग रहा तो यह झूठ होता, पर अपने डर पर काबू कर आगे बढ़ना ही तो बहादुरी कहलाता है। अचानक रेत के नीचे से हलचल महसूस होने लगी। वह जो भी था अब रेत की गोद से बाहर आ रहा था। शुरुआत हो चुकी थी। मुर्दे बाहर आ रहे थे। खेल शुरू हो चुका था। तैयार हो जाओ, भगवान रक्षा कर। मैं तैयार हूँ।
अगर तुम लोगों के पास कोई प्लान है तो अभी बता दो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ब्लेम ब्लेम। मुझे कोई ऐसी चीज़ खोजनी होगी जो मुर्दों से संबंधित हो, जैसे कोई कब्रिस्तान या फिर कब्र का पत्थर या ऐसा ही कुछ। मैंने तुमसे पहले ही कहा है, यह कोई कब्रिस्तान नहीं है। मेमोरियल, यहाँ एक वॉर मेमोरियल है जो उन शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया था जो अपनी पोस्ट की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। उससे काम बन सकता है। यह काम तुम दोनों को मिलकर करना होगा। मैं तुमको खबर देता हूँ, जल्दी निकलो। मेमोरियल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, बस भागते रहो। उधर देखो, वह रहा मेमोरियल। वह स्मारक शांत से खड़ा था, एकदम शांत। ये स्मारक था उन शहीदों के नाम जो लोंगेवाला के लिए भी जान से लड़े थे। विजय स्मारक। अब क्या बीरा, वह उनके नाम लिखे हुए हैं, पर समय की मार ने उन नामों को धुंधला कर दिया था। उसे पढ़ पाना मुश्किल था। मुझे भरोसा था कि जो मैं यह कर था उसमें जरूर कामयाब होऊंगा। तुम कर क्या रहे हो बीरा? मैं उम्मीद कर रहा हूँ, उम्मीद की यह तरीका काम कर जाए। भरोसा कि मेरे रक्त की खुशबू उनका ध्यान अपनी तरफ खींच ले। मैं द्वार खोल रहा हूँ, और जहाँ द्वार होगा वहाँ द्वार के पहरेदार भी होंगे। एक के बाद एक साएं अपने नुकीले दांत और पंजों के साथ द्वार से बाहर आने लगे। ये क्या बला बीरा है? पूरे रेगिस्तान उनकी खूनी गुर्राटों और मांस की चिड़चिड़ाहट की आवाज में गूंज उठा। ये श्वान हैं, मृत्यु क्षेत्र के पहरेदार। जहां से ये मुर्दे आए हैं, ये सब देख सकते हैं। ये श्वान इन जिंदा मुर्दों को खींच कर वापस ले जा रहे हैं, पर मेरे मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, मेरा बेटा कहाँ है? क्या वह यहाँ है? क्या वह ठीक है? उफ, हमें वहीं जाना होगा जहाँ हमने राठौड़ को छोड़ा था। मुझे अपने बेटे को ढूंढना होगा। ओह नहीं बीरा, देखो वह घायल हो गया है। श्वान उसे घेर कर खड़े हैं, उदास और दुखी। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वह उसके साथ क्या करें, पर वे अंदर ही अंदर सब जानते हैं जो मैं जानता हूँ। मैंने उसका नाम देखा था उस स्मारक पर, मैंने उसका नाम देखा था। ये सब अभी भी जिंदा है। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से मत ले जाओ। मुझे इसी रेगिस्तान में रहना है। मुझे अपनी पोस्ट पर ही डटे रहना है। कम ऑन वीरा, मेरी मदद करो। इसे जीप में डालने में मेरी मदद करो। नहीं, यह सही कह रहा है, हमें इसे यहीं छोड़ना होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम इसको यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसे ध्यान से देखो अश्विन। मुझे पहले इसका आभास नहीं हुआ, पर मैंने इसका नाम मेमोरियल में लिखा देखा था। ये बहुत पहले ही मर चुका है। यह एक आत्मा है जो इस जगह से जुड़ा हुआ है, अपने कर्तव्य के कारण, देश के लिए अपनी वफादारी के कारण, अपनी पोस्ट पर डटे रहने वाला एक जवान, लोंगेवाला की एक आत्मा। और वह एक बार फिर लौटा था हमें बचाने के लिए।
शायद वह उन सिपाहियों में से एक था जिसने अपनी पोस्ट बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। देखो, सब खत्म हो गया, सूर्यदेव ही हो गया। हाँ, सब खत्म हो गया, पर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। चलो चलें वीरा, मैं अब इस जगह से दूर निकल जाना चाहता हूँ। मैं उसकी बात सुन रहा था, पर अचानक मुझे उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। कुछ था जिसने मेरा ध्यान दूसरी तरफ खींच लिया था। उगते हुए सूरज के सामने मुझे एक आकृति नजर आई थी और मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया, क्या यह कोई जिंदा मुर्दा था जो बच गया? पर तभी एक दूसरा ख्याल मेरे पहले ख्याल पर हावी हो गया, कहीं यह मेरा बेटा तो नहीं? अश्विन, यहीं रुको, मैं अभी आया। वीरा, रुको। इतने सालों के दौरान मैंने हर तरह के भय पर नियंत्रण पाना सीखना, पर यह डर आज भी मेरे अंदर गड़गड़ाहटों तक धंसा हुआ है। हाँ, मैं डरा हुआ हूँ। मुझे डर है कि सामने जो साया खड़ा नजर आ रहा है वह मेरा बेटा है। मुझे डर है कि जब वह मुझसे पूछेगा कि जब उसे मेरी ज़रूरत थी तब मैं कहाँ था। मुझे डर है कि यह सब कहने सुनने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। सुनो, रुको, जरा रुको बेटे। बेटा, मुझसे दूर हट जाओ तुम। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर